you can use basic editor like your notepad and command prompt. You can use idle, you can use PyCharm, you can use Jupyter, you can use Spider. So there are n number of editors available that can be used to write Python code. So I'll be using idle in the basic Python programming and then Jupyter in advanced programming. Advanced programming means in data analytics, machine learning, deep learning, I'll be using this Jupyter. And for basic Python coding, I'll be using this idle. Fine. So let me discuss something about this idle. So full form is of idle is integrated development learning environment. तो ये जो idle tool है, it is integral part of Python installer. You need not to download it separately. So idle के दो part होते हैं. First part is idle shell and second part is your idle editor. तो आइडल शेल जनरली हम लोग यूज करते हैं इनपुट आउटपुट करने के लिए. तो प्रोग्राम का जो भी आउटपुट हम देखेंगे वो आइडल शेल पे देखेंगे और अगर प्रोग्राम को कुछ भी इनपुट देना है तो वो आइडल पर हम लोग इनपुट देते हैं. सेकंड इज आइडल एडिटर. इट इज बेसिकली यूज टू राइट द कोड. जो भी कोड हम लिखेंगे उस कोड को लिखने के लिए आइडल एडिटर का यूज करेंगे और उस कोड को जब रन करेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आइडल एडिटर पे, आइडल शेल पर. सो कैसे ओपन करेंगे? सो जस्ट आपको अपने सिस्टम में जो टास्क बार होता है इसके सर्च में जाएंगे और यहाँ पर राइट करेंगे आइडल IDLE. यू विल सी दिस ऑप्शन आइडल पाइथन 3.9 64 बिट. आपने जो वर्जन इंस्टॉल किया होगा अपनी मशीन पर उस वर्जन का आइडल आपको यहाँ पर दिखाई देगा. आप उसको क्लिक करेंगे. जब आप इसे क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आइडल शेल ओपन होता है. दिस इज आइडल शेल. अब हम क्या करेंगे, ये जो आइडल शेल है इस आइडल शेल पर हम प्रोग्राम को लिखने की बजाय यहाँ पर हम प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे. तो प्रोग्राम को लिखें कहाँ पर? आइडल एडिटर पे. तो आप चाहते हैं तो आप यहाँ भी प्रोग्राम लिख सकते हैं लेकिन अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. हम कोड को लिखेंगे आइडल एडिटर पे. तो फाइल में जाएंगे, शेल में आप देखेंगे तो यहाँ पर फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू फाइल. और इस न्यू फाइल के ऑप्शन में यहाँ पर आप देखेंगे ये एडिटर आपका ओपन हो जाता है. सो दिस इज पाइथन शेल और आइडल शेल एंड दिस इज योर आइडल एडिटर. सो वी विल यूज दिस एडिटर टू राइट द कोड. तो अब कोड क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है? सो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज what we use entry point function main to write the code. In Java we use class, but in Python programming language we can directly write the code at top level. We need not to define any function or any class, or you can say we are not forced to define function and classes. In Python we are having the concept of functions and classes, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आपने फंक्शन और क्लास बनाने हैं. सो पहले दिन पाइथन की लाइब्रेरी के हम लोग कुछ फंक्शंस यूज करेंगे. सो पाइथन की लाइब्रेरी में एक फंक्शन है, इसका नाम है प्रिंट. और इस प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम लोग पाइथन शेल पर कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रोग्राम से प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, क्या लिखेंगे प्रिंट के अंदर? सो प्रिंट इज व्हाट? प्रिंट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन. एंड वन थिंग मोर, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ऐसा नहीं है कि पाइथन आसान है तो जो मन आएगा वो लिख देंगे ऐसे करके, ये गलत है. ठीक है, सो जो भी फंक्शंस लाइब्रेरी में हैं उनको जिस केस में लिखा हुआ है उसी ही केस में आप यूज करेंगे. ऐसा नहीं है कि आपने HTML की तरह जो मनाया लोअर अपर लिख दिया, नहीं. ठीक है, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ इन द प्रिंट फंक्शन व्हाट यू विल राइट ए मैसेज, यू विल राइट ए वैल्यू. सो वो वैल्यू किस तरह की होनी चाहिए? एनी टाइप. स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, किसी भी तरह की वैल्यू को आप यहाँ पे लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रिंग मैसेज. तो जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसको अगर आप स्ट्रिंग कहेंगे तो स्ट्रिंग की पहचान होती है कि वो हमारा
कोट्स के अंदर लिखी जाती है, चाहे आप डबल कोट्स के अंदर लिखें, चाहे आप उसे सिंगल कोट्स के अंदर लिखें, दोनों के अंदर जो भी आप यहाँ लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स या स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो हम C++ के बैकग्राउंड से अगर हैं, या जावा या कोई भी लैंग्वेज हमने पढ़ी है, तो हमने डबल कोट्स वाले नोटेशन को पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, अल्फाबेट लिख सकते हैं ABCD, डिजिट लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 अप टू 9, सिंबल लिख सकते हैं प्लस माइनस कॉमा लेस देन ग्रेटर देन, ये सब क्या कहलाते हैं, वन वर्ड में करेक्टर कहलाते हैं। सो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज ए स्ट्रिंग, आप बोलेंगे स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, स्ट्रिंग इज नॉट ए सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स। इनिशियली हमें लगता है कि जब हम पहले प्रोग्राम में यहाँ पर हेलो प्रिंट कराएंगे तो हेलो में तो सारे अल्फाबेट हैं ABCD वाले, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम पहले दिन कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर जो भी लिखते हैं डेट इज करेक्टर, और डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर अभी सिंपल मैसेज, दिस इज पाइथन, है ना। अब इस मैसेज को मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ, क्या इसको टर्मिनेट करना होगा हमारे लिए ऐसे करके। सो इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट टर्मिनेशन इज ऑप्शनल, कुछ इस तरह से आप समझेंगे। मान लीजिए इंग्लिश के अंदर मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा, मैं लिखा यहाँ पर दिस इज अ पेन, अब मैं इसी के आगे एक दूसरा सेंटेंस लिखूँ, ये एक सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस लिख दिया मैंने यहाँ पर कलर ऑफ पेन इज ब्लू। अब आप दो सेंटेंस अगर लिखेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सेंटेंस कहाँ खत्म हो गया, तो ये तो आपके ब्रेन में है कि यहाँ पर खत्म हो गया पहला वाला, दूसरे वाले शुरू यहाँ से हुआ, ये आपके ब्रेन के अंदर है। आप क्या नोटेशन यूज करते हैं फिर सामने वाले को समझाने के लिए, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से क्या होता है, दो सेंटेंस सेपरेट हो सकते हैं इंग्लिश में अगर हम लिख रहे हैं तो। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसे विराम कहते हैं। अगर हम दो सेंटेंस को एक ही लाइन पे ना लिखकर दो अलग अलग लाइन पे लिखें तो एक सेंटेंस यहाँ लिख दिया, एक सेंटेंस यहाँ लिख दिया, तो अब फुल स्टॉप अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस आपका अलग है ना। तो फुल स्टॉप लगाना कब जरूरी है, इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस के बाद, जब उसी लाइन में एक और सेंटेंस आप लिखने की बात करते हैं तो फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, अदरवाइज जरूरी नहीं है, लगाइए मत लगाइए। पाइथन का भी यही कहना है कि पाइथन में जो आप सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में, वही चीज क्या कहलाती है पाइथन में, स्टेटमेंट। तो अगर आप एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखने की बात कर रहे हैं तो ये टर्मिनेशन ऑप्शनल है, इट इज ऑप्शनल, आपको इसको टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है। बट सपोज यू वांट टू राइट मोर देन वन स्टेटमेंट इन अ सेम लाइन, नाउ स्टेटमेंट टर्मिनेशन इज ऑप्शनल आफ्टर दिस। अगर आपने ये स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं करा और पाइथन में फुल स्टॉप नहीं लगाते, है ना, हमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट यूज करने हैं, लेकिन ग्रामर किसकी फॉलो करनी है, पाइथन की, जो रूल्स है वो पाइथन के फॉलो करने हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथन जो भी स्टेटमेंट आप टर्मिनेट करेंगे वो सेमीकोलन से करते हैं। अब ये सही है, और अगर आप ऐसे की जगह ऐसे लिखेंगे तब भी सही है, क्योंकि यहाँ अब आपका मन है आप टर्मिनेट करें या ना करें, ठीक है। तो अभी हम दो की बात नहीं करते, थिंग इज कि क्या पाइथन में स्टेटमेंट टर्मिनेशन ऑप्शनल है या नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ये ऑप्शनल है अगर हम एक लाइन पे एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं, और ये मस्ट है, लगाना ही पड़ेगा नहीं तो एरर आ जाएगी। कब, अगर हम एक लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं तो, ठीक है, तो ये मस्ट है। चलो फिलहाल हम एक की बात करते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को रन कराने के लिए मुझे पहले इस प्रोग्राम को, अब देखो इस प्रोग्राम में है क्या, एक ही तो लाइन लिखी है, एक ही स्टेटमेंट है, तो उसी को हम प्रोग्राम कह रहे हैं। आज हम एक लिख रहे हैं, हो सकता है एंड ऑफ द डे जब कोर्स कंप्लीट होगा तो 10,000 लाइंस का कोड भी लिखेंगे, फिर हम कुल भी कुछ भी हो, है तो पाइथन का प्रोग्राम है। अब इसको हम एक फाइल में सेव करेंगे। क्यों करेंगे फाइल में सेव, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, लाइनेक्स, मैकबुक, ये सब फाइलों को समझते हैं। अगर आपके पास एक मूवी है तो वो भी एक फाइल में है MP4, आपके पास एक सॉन्ग है वो भी एक फाइल है, आपके पास PPT है वो भी एक फाइल है, रिज्यूमे वो भी फाइल है, जो भी है वो फाइल है। तो पाइथन का प्रोग्राम भी तो फाइल ही होगा, अलग तो कुछ हो नहीं जाएगा हमारा। तो मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम को एक फाइल में सेव करना होगा, ठीक है। फाइल में जाएंगे, ऑप्शन आएगा सेव एज, इस पर क्लिक करेंगे, और जब इस पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट
ये हमारा कहाँ सेव हो रहा है, ये हो रहा है उस डायरेक्टरी में जहाँ पर आपने पाइथन को इंस्टॉल किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक दूसरी डायरेक्टरी में इसे इंस्टॉल करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पर्टिकुलर ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सारे बैचेस के जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक डायरेक्टरी में सेव यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे आपका 530 वाला हो गया, यहाँ पर अगर मैं सेव करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया। क्या नाम देना चाहते हो, जो आप देना चाहते हैं वह नाम आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट, पहला प्रोग्राम है तो फर्स्ट नाम से दे दिया और उसको सेव कर दिया। तो ये फर्स्ट डॉट py से हमारा ई ड्राइव के अंदर जाके सेव हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे इसे रन करना है। तो कैसे रन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जो एडिटर था उसमें रन नाम से मेन्यू आ रहा था और उस पर रन मॉड्यूल क्लिक करेंगे। आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं फंक्शन के साथ F5। कुछ लैपटॉप में डायरेक्ट चल जाता है F5 और कुछ में फंक्शन के साथ F5 चलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आउटपुट आएगा, कहाँ आएगा, शेल पर। ये आ गया शेल पर आउटपुट, दिस इज पाइथन। अच्छा सर, क्या होगा अगर मेरा शेल क्लोज हो, तो ऑटोमेटिकली शेल को ही ओपन कर देगा और उस पर आउटपुट देगा। दिस इज पाइथन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से किसी भी पाइथन प्रोग्राम को पहले लिखेंगे फिर उसको एक फाइल में सेव करेंगे। तो मैंने अभी आपके लैपटॉप पे, अपने वाले लैपटॉप पर ई के अंदर बैचेस के अंदर 530 नाम की एक डायरेक्टरी बनाई है और उसमें फर्स्ट नाम से इस फाइल को सेव कर दिया है। जब हम किसी पाइथन फाइल को सेव कर देते हैं तो उसी फाइल को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम स्क्रिप्ट होता है। तो जब मैं यहाँ पर बोलूँगा ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये आपका, बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ जिनकी ज़रूरत नहीं है, और जो मैंने आज बनाई है सिर्फ उसको रखते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका पाइथन फाइल है और इसी पाइथन फाइल को क्या बोलते हैं, इसी पाइथन फाइल को बोलते हैं स्क्रिप्ट। यही हमारा कहलाता है स्क्रिप्ट। तो आपसे पूछता है पाइथन स्क्रिप्ट क्या होती है, वो फाइल जिसमें पाइथन कोड सेव होता है उसी फाइल को स्क्रिप्ट भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्रिप्ट। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ मेरे पास एक स्क्रिप्ट पड़ी है पाइथन की, तो आप बोलेंगे लाओ पेन ड्राइव में दे दो। मतलब यही है कि वो एक, उसके पास एक पाइथन का प्रोग्राम है और आप उसे पेन ड्राइव में लेकर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, स्क्रिप्ट वाली कहानी हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर सपोज करिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक दूसरा प्रोग्राम बनाना है और दूसरे प्रोग्राम को जब मैं बनाऊंगा तो एक तरीका तो यही है कि चलो इसे मैंने क्लोज कर दिया, फिर इससे आइडल ओपन करेंगे जैसे अब तक हम कर रहे थे। और एक तरीका और है, वो तरीका क्या है कि आप क्या करें, जो पहले से बना हुआ प्रोग्राम है इसको आप ओपन करिए और उसी को आप क्या कर दीजिए, सेव एज कर दीजिए। कैसे देखते हैं, ये मेरा पहले से बना हुआ प्रोग्राम है। मान लीजिए आज मैंने एक प्रोग्राम बना के क्लास बंद कर दी और कल हो गई। अब कल मुझे क्या करना है, जो मैंने प्रोग्राम बनाया था एग्जिस्टिंग उसी को रन कराना है, नया नहीं बनाना। तो कैसे करेंगे, या एक नया बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसकी बात करते हैं। तो मान लीजिए ये वो डायरेक्टरी है जहां पर हमने ये 530, ये वो प्रोग्राम है। अब इसको ओपन करेंगे कैसे, राइट क्लिक करेंगे, इसको राइट क्लिक, ऑप्शन आएगा एडिट विद आइडल, एडिट विद आइडल, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और आप इसे रन करा दीजिए। दूसरा तरीका, सर्च बार में से कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका सर्च बार है, यहाँ पे चलिए लिखिए आइडल और इसे ओपन कर दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अगेन फाइल का, और यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन, तो यहाँ से ही ओपन कर सकते हैं। और जहाँ पर आपका प्रोग्राम सेव है उस डायरेक्टरी में जाइए, ओपन कर दीजिए।
तो चाहे तो आप डायरेक्टरी में मैनुअली जाए और उस पर राइट क्लिक करके एडिट कर दें तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, और आप चाहे तो सर्च बार से पहले आइडल ओपन कर लें, फिर उसके फाइल के अंदर ओपन ऑप्शन से एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं, फिर आप उसे रन कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे एक दूसरा प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक तो काम ये कर सकते हैं, इसी में चेंज कर देते हैं। अगर मैं इसमें चेंज कर दूंगा तो फिर जो पहले मैंने लिखा था वो सब मॉडिफाई हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि सारे प्रोग्राम्स मेरे पास बने रहें, मैं ताकि कल को एनालाइज करना चाहूँ, देखना चाहूँ पहले में क्या था, फिर क्या चेंज करा हमने, वो सारा मैं अलग अलग प्रोग्राम को समझ पाऊँ, देख पाऊँ। तो मैंने क्या करा, इस फाइल में एडिट ना करके इस फाइल में जाकर सेव एज कर लिया और यहाँ पर इसका एक नया नाम दे दिया। ठीक है, अब जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम आप दे सकते हैं। मैंने इसका नाम मान लो 2 दे दिया, तो सेकंड लिखेंगे ज़्यादा समय लगेगा, मैंने 2 नाम दे दिया। अब इससे क्या होगा, 2 नाम की नई पाइथन फाइल बन जाएगी और उसमें वही कोड होगा पहले से ही जो अभी फर्स्ट वाली में था। ठीक है, और फर्स्ट वाली अलग हमारी सेव हो गई है, ये 2.py फाइल बन गई और इसमें पहले से वही लिखकर आ गया जो अभी फर्स्ट वाली में लिखा था। और आप जाके अगर फोल्डर में देखेंगे तो 2 अलग फाइल आपकी ये हैं, फर्स्ट वाली अलग बनी है ये रही, और जो अभी आपने सेव एज करी थी वो ये आ गई। अब आप इसमें चेंज कर दीजिए जो भी करना है, क्योंकि अब जो मेन कॉपी थी वो ये रही, वो उसमें जैसा था वैसा ही होगा। अब जो भी आप चेंज कर रहे हैं वो 2 वाले में होगा। चेंज क्या करके दिखाना है मुझे आपको, चेंज ये करके दिखाना है कि यहाँ पर आप जरूरी नहीं है स्ट्रिंग लिखेंगे, आप यहाँ पर किसी भी तरह की वैल्यू लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं लिख दिया 2020 और इसको रन कराना है, तो यहाँ पे 2020। मान लीजिए मैं यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू लिखना चाहता हूँ, 2.5 लिख दिया और सेव कर दिया। ठीक है, और रन कर दिया। तो आप प्रिंट फंक्शन के थ्रू किसी भी टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, किसी भी टाइप की वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज, पाइथन के अंदर जब हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर पाइथन की स्ट्रिंग में कुछ भी लिख दिया मैसेज, तो हम पाइथन की स्ट्रिंग में कुछ स्पेशल करैक्टर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे स्पेशल करैक्टर्स होते हैं, अभी आपको 2 स्पेशल करैक्टर सीखने हैं। पहला होता है \t, दूसरा होता है \n। तो अगर मैं मान लीजिए इस p के बाद \t लिख देता हूँ, तो आउटपुट में a p/t एज इट इज प्रिंट नहीं होगा। \t पाइथन में एक स्पेशल करैक्टर माना जाता है और इसका मतलब होता है टैब स्पेस, यानी कि जब एप्पल प्रिंट होगा तो जहां पर ये /t है उसकी जगह पर आपको टैब स्पेस नजर आएगा। टैब स्पेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पेसेस। कितने का ग्रुप होता है ये पहले से नहीं पता होता, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ग्रुप ऑफ स्पेसेस होता है ये क्लियर है, ए पी और ये आपका टैब स्पेस, फिर pl। ठीक है, इसी तरह से आपका एक स्पेशल करैक्टर और होता है जिसका नाम होता है \n, और ये जो \n है ये जब भी स्ट्रिंग के अंदर आता है तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है न्यू लाइन के लिए। ठीक है, तो आउटपुट में आपको /n प्रिंट ना होकर न्यू लाइन नजर आएगी। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहा हूं तो मुझे आउटपुट नजर आएगा a p, उसके बाद टैब स्पेस, फिर p, फिर न्यू लाइन, आउटपुट में न्यू लाइन आएगी और LE न्यू लाइन पर मुझे नजर आएगा। ए पी टैब स्पेस फिर p और ये न्यू लाइन, और न्यू लाइन पर आपका LE नजर आ गया। अब इस बात का मैं बहुत ध्यान रखना है कि आप बोलें कि /t/n बिना डबल कोट्स के लिखे जा सकते हैं, आंसर इज नो। अगर आपने ना बिना डबल कोट्स के लिख दिया तो ये एरर आ जाएगी। लाइक आपने सोचा डबल कोट्स के बाहर लिख देते हैं /t, गलत हो जाएगा।
क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर लिखे जाएंगे, स्ट्रिंग के स्पेशल कैरेक्टर हैं, और स्ट्रिंग वो होती है जो डबल कोट्स के अंदर हमारी लिखी जाती है। अब ये एरर आ जाएगी कि ऐसा गलत है, ये सिंटैक्स ही गलत है। ठीक है, तो आपको इसको स्ट्रिंग के साथ ही लिखना होगा अगर लिखना होगा तो। ठीक, तो /t टैब स्पेस आउटपुट में देता है और /n न्यू लाइन आउटपुट में देता है। कब? जब आप इसे स्ट्रिंग में लिखते हैं कोड के अंदर। ठीक, सपोज करिए ये हो गया /t और ये हो गया आपका /n वाला कॉन्सेप्ट। अब मैं चाहता हूँ इसको भी सेव एज कर लेते हैं और एक नई फाइल बना लेते हैं 3.py। अगर मैं इन स्पेशल कैरेक्टर्स को एज इट इज प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं इनका जो मीनिंग है वो नहीं चाहता आउटपुट में, मैं चाहता हूँ /t एज इट इज प्रिंट हो जाए, /n एज इट इज प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हमें एक प्रीफिक्स यूज करना होता है, स्ट्रिंग का प्रीफिक्स, और वो प्रीफिक्स होता है r। r का मतलब है रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, तो जब आप r प्रीफिक्स यूज करते हैं तो इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो ऑर्डिनरी कैरेक्टर होते हैं और उनका कोई भी स्पेशल मीनिंग अब नहीं माना जाता, तो आउटपुट में /t जैसा था वैसा ही प्रिंट होगा। देखो /t/n, और अगर यहाँ से जस्ट मैं r हटा दूं तो ये अब स्पेशल कैरेक्टर के मीनिंग आउटपुट में नजर आएंगे और न्यू लाइन पर LE। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट हो गया रॉ स्ट्रिंग। R का मतलब रॉ, RAW, रॉ स्ट्रिंग। पाइथन इसको दोनों केस में सपोर्ट करता है, लाइक कैपिटल R लिखेंगे तब भी चलेगा, स्मॉल r लिखेंगे तब भी चलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाइथन केस सेंसिटिव नहीं होती, इसका मतलब यह है कि पाइथन ने दोनों केस में इसको सपोर्ट कराया हुआ है। ठीक है, तो आप कोई सा भी आज यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है रॉ स्ट्रिंग। एक प्रोग्राम और बनाते हैं। अब इस प्रोग्राम में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि क्या प्रिंट फंक्शन एक बार में एक ही मैसेज प्रिंट कर सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक से ज्यादा हमारे मैसेज प्रिंट कर सकता हो? आंसर इज यस। प्रिंट फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज भी एक साथ प्रिंट कर सकता है। कैसे करेगा? क्या लिखना होगा इसके लिए हमें? तो जितने भी मैसेज लिखने हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, सारे स्ट्रिंग हो, सारे इंटीजर हो, कुछ स्ट्रिंग कुछ इंटीजर हो, आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर कॉमा लगा के लिखने हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर पाइथन, फिर ये तो हो गया एक मैसेज। अब ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रिंग मानी, कॉमा लगाएंगे और दूसरा मैसेज लिखेंगे। अब दूसरा मैसेज चाहे स्ट्रिंग हो चाहे इंटीजर हो, कुछ भी ले सकते हैं। और दूसरा मैसेज मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर डेटा साइंस, या शॉर्ट में DS लिख दिया। उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने AI। अब अगर मैं इन तीन मैसेजेस को एक साथ प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कराना चाहूँगा तो ये प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आउटपुट में ये जब प्रिंट होंगे तीन मैसेज तो किस फॉर्मेट में प्रिंट होंगे? क्या ये एक ही लाइन में आएंगे आउटपुट में, या अलग अलग लाइन में आएंगे? किस तरह से आएंगे? तो प्रिंट फंक्शन का कहना है कि अगर आप मल्टीपल मैसेज एक साथ प्रिंट कराते हैं तो मैं बाय डिफॉल्ट सेपरेटर यूज करता हूँ इन सबको आउटपुट में सेपरेट करने के लिए। या तो आप बताइए वो सेपरेटर क्या होगा, और अगर आप नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू स्पेस यूज करी जाएगी। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा पाइथन स्पेस DS स्पेस AI। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि जब आप प्रिंट फंक्शन में मल्टीपल मैसेज को एक साथ प्रिंट करवाएंगे तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन उनके बीच में स्पेस यूज करेगा, बीच में करेगा। ठीक है, इससे पहले नहीं करेगा, पहले वाले से और लास्ट वाले के बाद नहीं करेगा, इनके बीच में पाइथन और DS के बीच में स्पेस आएगा, DS और AI के बीच में स्पेस। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? प्रिंट फंक्शन में लास्ट में जितने मैसेज लिखने के बाद
कॉमा लगाकर लिखेंगे SEP, पढ़ सकते हैं सेपरेटर इसको, इज इक्वल टू जो भी सेपरेटर आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सेपरेटर की वैल्यू जब भी लिखेंगे स्ट्रिंग में ही लिखेंगे। तो सेपरेटर की जो वैल्यू आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ सेपरेटर की वैल्यू दे दी $, तो इसका मतलब यह है कि प्रिंट फंक्शन अब इन वैल्यू के बीच का सेपरेटर जो पहले स्पेस यूज कर रहा था, अब स्पेस यूज ना करके जो आपने बताया हुआ है वो यूज करेगा। पाइथन $ds $ai। इस बात का मतलब ये नहीं होता कि सेपरेटर में जो आप लिख रहे हैं वो सिंगल कैरेक्टर हो सकता है। सेपरेटर का यहाँ पर जो वैल्यू वो एक स्ट्रिंग है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया इंडिया, तो अब जितने भी मैसेज हैं उनके बीच में सेपरेटर इंडिया यूज होगा, तो इसका आउटपुट आपको नजर आएगा पाइथन इंडिया ds इंडिया ai। ये सेपरेटर की वैल्यू इस बार। ठीक है, तो सेपरेटर की वैल्यू आप स्ट्रिंग टाइप की कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कॉमा लिख दूं तो अब जो आउटपुट आएगा वो पाइथन ds ai। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर मैं सेपरेटर की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर /p दे दूं तो अब क्या आएगा पाइथन टैब स्पेस ds टैब स्पेस ai। और अगर मैं यहाँ पर कह दूं /n तो पाइथन के बाद अब सेपरेटर क्या यूज होगा न्यू लाइन, तो पाइथन के बाद क्या बन जाएगी न्यू लाइन, फिर न्यू लाइन पर आ जाएगा ds, फिर ds के बाद सेपरेटर चलेगा, फिर बन जाएगी न्यू लाइन, तो फिर ai कहाँ आएगा न्यू लाइन पर। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सेपरेटर की वैल्यू को ये लिख सकते हैं। अब अगर हम सेपरेटर की वैल्यू को 10 लिखते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि पाइथन 10 ds 10 ai आ जाएगा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि रूल है कि सेपरेटर की वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए। ये इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग तो है ही नहीं। सेपरेटर मस्ट बी नन और ए स्ट्रिंग, नॉट इंटीजर। स्ट्रिंग है चलो समझ में आ गया, नन का मतलब क्या है? नन का मतलब है डिफॉल्ट वैल्यू, एन कैपिटल बनेगा। नन इज ए कीवर्ड इन पाइथन जिसमें एन कैपिटल होता है, तो नन का मतलब है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब स्पेस। ठीक है, अगर आप 10 रखना ही चाहते हैं तो स्ट्रिंग बनाकर 10 लिख सकते हैं, इंटीजर बना के नहीं लिख सकते। तो देखने वाले को ये 10 नजर आएगा बट कोडिंग में ये स्ट्रिंग है, देखने वाले को तो सही है। ठीक है, चलिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेपरेटर की वैल्यू जो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, चलो कॉमा रख देते हैं। अब एक प्रोग्राम और बनाते हैं। सपोज करिए इस बार मैं एक से ज्यादा प्रिंट लिखता हूं, तो मैंने प्रिंट कर दिया एप्पल, एक और प्रिंट लगाना चाहते हैं सेम लाइन पर, मतलब मैं अब एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख रहा हूं और अभी एक लाइन पर ही लिख रहा हूं, लाइन अलग अलग में नहीं लगा। ठीक है, प्रिंट एप्पल कर दिया, प्रिंट मैंगो कर दिया, तो ये एरर आ जाएगी क्योंकि एक लाइन पर एक स्टेटमेंट लिखना अलाउड है, एक से ज्यादा लिखने के लिए आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। एरर आ गई इनवैलिड सिंटैक्स, तो क्या करें अब? हमने कहा टर्मिनेट कर दीजिए पहले वाले को, दूसरे वाले को ऑप्शनल है, अगर इसके आगे भी एक और लिखोगे तो ये भी करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया प्रिंट एप्पल और प्रिंट कर दिया यहाँ पर मैंगो। अब क्वेश्चन ये है कि जब मेरा आउटपुट आएगा तो एप्पल आएगा, ये तो सही है, मैंगो भी आएगा, ये भी क्लियर है, लेकिन उन दोनों को आउटपुट में किस फॉर्मेट में दिखाया जाएगा? एप्पल के जस्ट आफ्टर मैंगो आएगा, या आफ्टर के बाद स्पेस आएगा फिर मैंगो आएगा, या कैसे आउटपुट आएगा? तो यहाँ पर अब हमें समझना होगा। प्रिंट फंक्शन जब भी हमारा कोई भी मैसेज प्रिंट करने के बाद टर्मिनेट होता है तो न्यू लाइन से टर्मिनेट होता है, यानी कि जितने भी प्रिंट फंक्शन आप यूज करेंगे पाइथन में बाय डिफॉल्ट हर प्रिंट फंक्शन लास्ट में न्यू लाइन प्रोवाइड करता है।
तो एप्पल के बाद क्या आएगी, न्यू लाइन, फिर उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, मैंगो, और मैंगो के बाद भी क्या आ जाएगी, न्यू लाइन, क्योंकि ये प्रिंट दूसरा है। लेकिन इससे जो न्यू लाइन आएगी उससे खास फर्क हमारे प्रोग्राम पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं हमारा। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रिंट फंक्शन हर मैसेज के बाद न्यू लाइन देता, हमने कहा नहीं, हर मैसेज के बाद नहीं, पूरा प्रिंट जब कंप्लीट हो जाता है तब लास्ट में एक बार न्यू लाइन देता है। क्या मतलब है इसका, अगर मैं एप्पल के साथ यहाँ बनाना लिख दूं तो प्रिंट फंक्शन कब कंप्लीट होगा, दोनों मैसेज प्रिंट करने के बाद, तब न्यू लाइन देगा। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच में तो सेपरेटर चल रहा है, एप्पल स्पेस बनाना, क्योंकि मैंने यहाँ सेपरेटर तो बताया ही नहीं है। एप्पल आएगा, स्पेस आएगा, बनाना आएगा, प्रिंट कंप्लीट हो गया, अब न्यू लाइन आ जाएगी। और फिर मैंगो कहाँ नजर आएगा आपको, न्यू लाइन पर नजर आएगा। एप्पल स्पेस बनाना, फिर न्यू लाइन आई, यानी कि प्रिंट जब एंड होता है तब न्यू लाइन से एंड होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मान लो ऑरेंज लिख दूं तो इसका आउटपुट आएगा एप्पल स्पेस बनाना स्पेस ऑरेंज, फिर न्यू लाइन आएगी इस प्रिंट के बंद होने पर, टर्मिनेट होने पर, फिर इस वाले प्रिंट से मैंगो प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख दूं उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो कोड है। अब ये सेमीकोलन ऑप्शनल है, हटा देंगे तब भी चल जाएगा, लगा देंगे तब भी चल जाएगा, चलो हटा दिया, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एप्पल बनाना ऑरेंज, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सर कोई ऐसा तरीका है जिससे जो प्रिंट एंड होता है न्यू लाइन से वो हम कस्टमाइज कर पाए, मान लो कभी नीड आ जाए तो। आंसर इज यस। बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन न्यू लाइन से एंड होता है। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो लास्ट में एक और आर्गुमेंट है सेपरेटर की तरह, जिसका नाम होता है ई एंड डी। एंड आर्गुमेंट की वैल्यू भी स्ट्रिंग ही होती है, उसी तरह से जिस तरह से सेपरेटर आर्गुमेंट की वैल्यू होती थी। बाय डिफॉल्ट एंड आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होती है, स्लैश। इसीलिए जब प्रिंट फंक्शन एंड होता है तो किससे एंड होता है, न्यू लाइन से, ये बाय डिफॉल्ट होती है वैल्यू। तो अभी भी आउटपुट सेम आएगा जो अभी आ रहा है। सोचो अगर मैं यहाँ पर स्लैश टी की जगह स्लैश टी लगा दूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एप्पल स्पेस बनाना स्पेस ऑरेंज, और इस बार प्रिंट किससे एंड होगा, टैब स्पेस से, ना कि न्यू लाइन से। तो मैंगो इस बार कहां नजर आएगा, सेम टैब स्पेस के बाद सेम लाइन पर। ठीक, तो अब क्या हम प्रिंट फंक्शन में एक साथ दोनों यूज कर सकते हैं, सेपरेटर भी और एंड भी, आंसर इज यस। कैसे करेंगे, हमने कहा सेपरेटर और एंड ये लास्ट में यूज होते हैं, इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है कि पहले कौन आएगा, सेपरेटर आएगा या एंड आएगा, लेकिन इन दोनों के बाद कोई और मैसेज नहीं आएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सेपरेटर इज इक्वल टू, मान लीजिए कॉमा, और इस बार लिख दिया यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लो मैंगो और यहाँ पर आपने फिर से लिख दिया एप्पल, और इस बार यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पहले लिख दिया सेपरेटर, सेपरेटर इक्वल टू स्लैश एन, और यहाँ लिख दिया एंड इक्वल टू। चलो अब आपका नंबर आया। हाँ जी आयुष, बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। यस आयुष, इफ आई, हाँ यस बताइए। जी सर, इसका सबसे पहले एप्पल कॉमा बनाना कॉमा ऑरेंज, हम्म उसके बाद एंड स्पेस टैब आएगा, हम्म उसके बाद मैंगो, हम्म फिर नेक्स्ट लाइन, फिर हम्म, ग्रेप्स नेक्स्ट लाइन, एप्पल नेक्स्ट लाइन और लास्ट में 3। ठीक है, ठीक है, सही बताया इन्होंने। ठीक है, अब छोटा सा चेंज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ मैंने सेपरेटर की वैल्यू स्लैश एन कर दी, और ये मैंने
यस सचिन, बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा इस बार? सर इसका होगा एप्पल, न्यू लाइन, बनाना, फिर न्यू लाइन ऑरेंज, फिर टैब स्पेस होगा मैंगो, ग्रेप्स और एप्पल। तो देखो लास्ट वाला आउटपुट क्लियर करो, मैंगो ग्रेप्स एप्पल के बीच में क्या आएगा? इनके बीच में तो बाय डिफॉल्ट स्पेस होगा। हाँ एग्जैक्टली। तो द थिंग इज कि जो सेपरेटर और एंड आर्गुमेंट यूज करते हैं, इट इज नॉट फॉर होल प्रोग्राम, इट इज ओनली फॉर स्पेसिफिक प्रिंट स्टेटमेंट. So if you are specifying AND argument and separator argument for a particular print, then print will use these values. And if you are not specifying and separator argument, then print function will use default values. And default value of separator is space, simple space, and default value of AND is new. Now, इतना जानने के बाद एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट है. दैट ट्विस्ट इज व्हाट, यू कैन नॉट रिपीट सेपरेटर आर्गुमेंट और एंड आर्गुमेंट. लाइक सपोज इफ यू राइट हियर सेपरेटर इक्वल टू अगेन कॉमा, so you will be thinking that which separator will be used, like apple then comma or new line. So आपको ऐसा नहीं सोचना, सीधे एरर आ जाएगी. You cannot repeat these arguments, you will get error. Keyword argument repeated, that is separator. Similarly, you cannot repeat this AND argument. You will get error. This time you will get error in the AND. Now, there is another twist is what? You can interchange position of SAP and AND argument, but after these two arguments, you cannot write your ordinary values. Like if I write here, you will get error. ठीक है, सेपरेटर और एंड आर्गुमेंट एट मोस्ट एक एक बार लिखे जा सकते हैं, और जब लिखे जाएंगे तो इनके बाद ऑर्डिनरी वैल्यूज नहीं आएंगे. ठीक है, चलो तो ये हमारा सेपरेटर का कॉन्सेप्ट होता है, एंड का कॉन्सेप्ट होता है, कैसे प्रिंट काम करता है हमारा, ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए. अब जब हम आगे बढ़ते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हमारे लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फंडामेंटल्स आने चाहिए, और जब वो फंडामेंटल्स आते हैं तो हम और ज़्यादा अच्छे से पाइथन के प्रोग्राम को बना सकते हैं. फंडामेंटल्स क्या हैं उनको डिस्कस करते हैं. So first I will write those fundamentals. First one is your character set. Second one is your keyword. After keyword, comment, literal, variable, then your operators, then your user input, condition, data types. So these are the some fundamentals that we should know before moving ahead. क्योंकि अगर हमें ये सब चीजें नहीं पता तो हमें लगता है कि पता है, लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो शायद हम कोड को खुद से बना सकते हैं. थिंग इज कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक लेवल हमारा होता है कि किसी का लिखा हुआ कोड हमारी समझ में आता है, वो सबसे इनिशियल लेवल होता है. आप में से काफी लोग उसी लेवल पर होंगे. दूसरा लेवल आता है कि आई कैन राइट दैट, कि मुझे दूसरे का लिखा कोड तो समझ में आता ही है, अगर कोई मुझसे कहेगा तो मैं खुद से कोड को लिख सकता हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइपिंग कि सर ने कोड बना दिया है, उसको देख देख कर मैंने लिख लिया, दैट इज टाइपिंग. वो प्रोग्रामिंग नहीं होती है. तो हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है, टाइपिंग नहीं सीखनी है. प्रोग्रामिंग का मतलब है कि मैं खुद से स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ पर क्या चीज लगानी है. तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी. अगर इनमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी तो खुद से स्टेटमेंट लिखते समय कहीं ना कहीं आप स्टक होते रहेंगे. ठीक है, चलिए तो एक एक शुरू करते हैं. दैट इज करेक्ट.
ये करेक्टर सेट क्या होता है इसकी बात। देखिए, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कुछ इनपुट आउटपुट करेक्टर्स दिखाने होते हैं। जैसे अभी मैंने जितनी भी प्रोग्राम रन कराई, 4 से 8 प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे, उन सब में आपका जो आउटपुट आ रहा था वो अल्फाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स में आ रहा था। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक पाइथन की एप्लीकेशन बनाई जाए जो एटीएम में चलेगी, और एटीएम में जब एप्लीकेशन चलेगी तो पहले सिलेक्शन होगा लैंग्वेज का, कि आप आउटपुट को हिंदी में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में देखना चाहते हैं। अगर मैंने हिंदी सेलेक्ट करा तो आपका प्रोग्राम कैपेबल होना चाहिए हिंदी में आउटपुट दिखाने के लिए। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं, एटीएम में देखते हैं, बहुत सी वेबसाइट में आप देखते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। तो ये कैसे होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे हम ये हिंदी में, उर्दू में, तमिल में लिख सकते हैं, या अदर करेक्टर्स में इनपुट ले सकते हैं देन इंग्लिश करेक्टर्स। सो उसके लिए हमें पहले लैंग्वेज से पूछना होता है कि लैंग्वेज किस करेक्टर सेट को सपोर्ट करती है। तो हमारे कई सारे करेक्टर सेट होते हैं, उन करेक्टर सेट से डिसाइड होता है कि हम कौन कौन से इनपुट आउटपुट में करेक्टर दिखा सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो एक सबसे पहला प्राइमरी करेक्टर सेट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा एस्काई करेक्टर सेट। और जो एस्काई करेक्टर सेट है, इस करेक्टर सेट को फॉलो करने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, वो लैंग्वेजेस सिर्फ 128 करेक्टर्स को ही इनपुट आउटपुट में यूज कर सकती हैं। उन 128 में लकीली हमारे अल्फाबेट्स आ जाते हैं इंग्लिश वाले, डिजिट्स आ जाती हैं इंग्लिश वाली 1 2 3 4 वाली, प्लस माइनस सिंबल आ जाते हैं, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। ठीक, अब एक दूसरा करेक्टर सेट आता है जिसका नाम होता है हमारा लैटिन करेक्टर सेट। इस लैटिन करेक्टर सेट को एक्सटेंडेड एस्काई करेक्टर सेट भी कहा जाता है।